नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सचिन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं भारतीय संविधान का यह दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें आप पढ़ोगे भारत के संविधानिक विकास के इतिहास का प्रारंभ। भारत के संविधानिक विकास के इतिहास के प्रारंभ का यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो में मैं 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट तक आपको विस्तार से पढ़ा चुका हूँ। जिन्होंने अभी पहला वीडियो ना देखा हो वो जाकर के पहला वीडियो देख ले, क्योंकि अगर आप किसी भी चैप्टर को क्रमबद्ध रूप से पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। और चैप्टर ही क्या, अगर मेरे वीडियो आप क्रमबद्ध रूप से सारे के सारे वीडियो देखोगे तो आपको भारतीय संविधान से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, चाहे किसी भी परीक्षा में कितना ही जटिल क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए। तो और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का निशान भी दबा ले, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज हम 1786 के अधिनियम से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आप हेडिंग डालें 1786 का अधिनियम। 1786 के अधिनियम में आप लिखना स्टार्ट कीजिए। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को समाप्त कर स्वयं का निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि एक गवर्नर है और उस गवर्नर में के 4 सदस्यीय परिषद है। 4 सदस्यीय परिषद है। अब जो ये 4 सदस्य होंगे, अगर इनका निर्णय मान लो 2-2 से आया तो वो निर्णय लागू होगा जिसके पक्ष में गवर्नर जनरल जाएगा। मान लो निर्णय आया 3-1 से तो निर्णय 3 वालों का मान्य होगा, और 4-0 से निर्णय आया तो निर्णय 4 वालों का लागू होगा। लेकिन 1786 के अधिनियम के द्वारा यह शक्ति दी गई गवर्नर जनरल को कि वह विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को समाप्त कर स्वयं के निर्णय को लागू कर सकता है, अर्थात वो परिषद के निर्णय को समाप्त कर देगा। इसी में अगला पॉइंट लिखें। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति दी गई, और प्रधान सेनापति की शक्ति पाने वाला पहला व्यक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो यहां से 2 क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति दी गई थी? आपको ध्यान रखना है 1786 के अधिनियम के द्वारा। और पीसीएस के क्वेश्चन में कई बार पीसीएस के पेपर में पूछा जा चुका है कि प्रधान सेनापति शक्ति पाने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब आप अगला हेडिंग डालें 1793 का अधिनियम। इसमें एक ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। 1793 के अधिनियम के द्वारा नियंत्रक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई। भारतीय राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई। तो 1793 के अधिनियम के द्वारा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई। आप इसको समझ लीजिए, था क्या नियंत्रक मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल? तो जब मैंने 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक मामलों को अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक मामलों को कंपनी के निदेशकों के हाथ में छोड़ा गया, जबकि राजनीतिक मामलों के लिए इंग्लैंड में 6 सदस्य नियंत्रक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जिसके 6 के 6 सदस्यों की नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करता था और सभी सदस्य इंग्लैंड के निवासी हुआ करते थे। तो उन्हीं 6 सदस्यों को भारतीय राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई। तो आप इसको क्रमबद्ध रूप में लिख लीजिए। 1793 के अधिनियम के द्वारा नियंत्रक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई। आप अगला हेडिंग डालें 1813 का चार्टर एक्ट या अधिनियम। तो 1813 के चार्टर एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं। नंबर 1, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। अर्थात 1813 के अधिनियम के द्वारा ईसाई धर्मगुरु भारत में आकर के ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे। दूसरा पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर
प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो 1813 के अधिनियम के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। तीसरा पॉइंट, 1813 के अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार कंपनी को बना रहा। इसको अच्छे से समझ लीजिए। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और सभी ब्रिटिश जनों के लिए लागू कर दिया गया, किंतु चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार अभी कंपनी के लिए बना रहा। इसका मतलब क्या है? व्यापारिक एकाधिकार का मतलब जब कंपनी भारत में थी तो भारत में केवल कंपनी से जो व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त करेगा वही व्यक्ति भारत में व्यापार कर सकता था, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि इंग्लैंड का कोई भी निवासी भारत में व्यापार कर सकता है, वो कंपनी से बिना लाइसेंस लिए ही व्यापार कर सकता है। किंतु 1813 के अधिनियम के द्वारा यह भी प्रावधान था कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार केवल कंपनी ही करेगी, अर्थात चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार का जो अधिकार था वो कंपनी के लिए अभी बना हुआ था। तो इसको एक लाइन में लिख लीजिए। 1813 के अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा सभी ब्रिटिश जनों के लिए लागू कर दिया गया, किंतु चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार का व्यापारिक एकाधिकार अभी बना रहा। आप अगला हेडिंग डालें। 1833 का अधिनियम। 1833 का अधिनियम। 1833 के अधिनियम में निम्न प्रावधान किए गए। नंबर 1, 1833 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण हुआ। इस प्रकार भारत की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण हुआ। अब ये केंद्रीकरण शब्द क्या है? यहां से एक क्वेश्चन आईएएस 2003 में पूछा गया, किस अधिनियम के द्वारा भारत का केंद्रीकरण हुआ? तो आप उत्तर दोगे 1833 के अधिनियम के द्वारा भारत का केंद्रीकरण हुआ। किस तरह से केंद्रीकरण है क्या? जैसे आप समझ सकते हो, ये भारत है, भारत चतुर्भुज आकृति में है और इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति बंगाल वाले क्षेत्र में शासन कर रहा है, आज उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा है। उसके बाद वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाए, अर्थात उसका केंद्रीकरण कर दिया जाए, तो उसे कहा जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। तो इसी कंडीशन को कहा गया केंद्रीकरण। तो आप इसको एक बार लिख लीजिए। 1833 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण हुआ और भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेटिंग था। लॉर्ड विलियम बेटिंग था। अगला पॉइंट इसमें लिखें, 1833 के अधिनियम के द्वारा सह परिषद गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया, किंतु नियंत्रक मंडल इनके द्वारा बनाए गए कानून को समाप्त कर सकता है और खुद का कानून बना सकता था। तो इसको भी अच्छे से समझे। 1833 के अधिनियम के द्वारा सह परिषद गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया, किंतु इनके द्वारा बनाए गए कानून को नियंत्रक मंडल समाप्त कर सकता है और खुद का कानून बना सकता था। अगला पॉइंट इसमें लिखें, 1833 के अधिनियम के द्वारा विधि सदस्य के रूप में 1833 के अधिनियम के द्वारा विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई। चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई और इसी अधिनियम के द्वारा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में
की अध्यक्षता में भारत का प्रथम विधि आयोग गठित किया गया। तो आप इसको भी समझ लीजिए, 1833 के अधिनियम के द्वारा विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई गवर्नर जनरल की परिषद में, और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो यहां से 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, भारत का प्रथम विधि आयोग किस अधिनियम के द्वारा गठित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 1833 के अधिनियम के द्वारा। और प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड मैकाले। इसमें एक पॉइंट और समझ लीजिए, 1833 के अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। अर्थात चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार भी पूर्णतः समाप्त हो गया। तो जो मैंने 1813 के चार्टर एक्ट में अभी बताया था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। तो वहां पर आप पढ़ोगे 1833 के अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अर्थात इसमें चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो भी समाप्त हो गया। अगला हेडिंग राजलेखा। 1853 का राजलेखा या चार्टर एक्ट, इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। इस अधिनियम के द्वारा विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को शामिल कर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू कर दिया गया। तो यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विधि निर्माण हेतु भारतीयों के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 1853 के राजलेखा के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस अधिनियम के द्वारा लागू हुआ? तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत 1853 के राजलेखा के माध्यम से लागू हुआ। इसमें अगला पॉइंट लिखें, 1853 के अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया, जबकि प्रतियोगिता परीक्षा को आधार बनाया गया। तो आप ध्यान रखें 1853 के अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया और प्रतियोगिता परीक्षा को आधार बनाया गया। अर्थात पहले क्या होता था, कंपनी में जो व्यक्ति कंपनी के अधिकारी जिस व्यक्ति का नाम ले देते थे वही व्यक्ति कंपनी का कर्मचारी बन जाता था, लेकिन उसके बाद में यह प्रावधान किया गया कि नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त कर दिया जाए और प्रतियोगिता परीक्षा को आधार बनाया जाए। अर्थात जो परीक्षा पास करेगा वही कंपनी का कर्मचारी नियुक्त किया जाएगा। इसमें अगला पॉइंट लिखें, 1853 का राजलेखा या चार्टर एक्ट भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास का अंतिम राजलेखा या अंतिम चार्टर एक्ट था। मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, और जिसे वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने सुझाव दें। धन्यवाद।